हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी की बुक क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि हम इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन अ राजस्थान। यानी कि जो यशवंत और आनंदी है वो कहाँ रहते हैं? राजस्थान के गाँव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about the craft person who work with metal. अब उनके स्कूल ने उन्हें एक धातु यानी कि मेटल के साथ काम करने वाले जो क्राफ्ट पर्सन के बारे में जानने के लिए उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिसेस दिस क्राफ्ट। अब वो जो उनके स्कूल वाले थे वो ये चाहते थे कि बच्चे जो हैं ऐसे क्राफ्ट पर्सन के पास जाएं जो धातु से चीज़ें बनाते हैं और उनके बारे में जानें। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो आयरन स्मिथ है, आयरन स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहार होते हैं, जो हाथों से जो है चीज़ें बनाते हैं, उनके पास वो जाएंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। अब यशवंत और जो आनंदी है वो अपने दादाजी से उनके साथ चलने के लिए उनको अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ चलें। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज़। तो बड़े वो उत्सुक थे, जानने के बड़े इच्छुक थे कि किस तरीके से जो आयरन स्मिथ हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हम डेली यूज़ में, डेली हम अपने लाइफ के अंदर जो यूज़ करते हैं ना चीज़ें, वो कैसे बनाते हैं। तो ये जानना चाहते थे। दे इंट्रैक्ट विद एन एल्डरी क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल। अब वो एक बड़े इंसान सुदर्शन जो जिनका नाम है, ऐसे एक क्राफ्ट पर्सन से वो मिले। क्राफ्ट पर्सन होते हैं शिल्पकार, उनसे वो मिले। तो यशवंत, विच आइटम डू यू जर्नली मेक। तो यशवंत जो है वो उनसे पूछता है कि आमतौर पर आप जो है कौन सी जो चीज़ें हैं बनाते हैं। तो सुदर्शन जो है बताते हैं कि जर्नली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़। जो डेली की चीज़ें होती है ना, सच एज, जैसे कि उन्होंने बताया, एज फ्लैट पैन्स यानी कि तवा, बकेट्स बाल्टी, टोंग चिमटा, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेयर। और जो खेती बाड़ी के जो औजार होते हैं, स्पेयर्स यानी कि जो फावड़ा होता है, एक्स कुल्हाड़ी, ट्रॉवल, खुरपीज़ एंड रेक्स यानी कि जो जील्स होती हैं। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वो डेली बनाते हैं। जो लोहे से, जो धातुओं से चीज़ें बनती हैं वो बनाते हैं। आनंदी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। अब जो कौन सी वो जो है वो क्या मटेरियल यूज़ करते हैं इन सबको बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने ये बताया है कि वो क्या क्या बनाते हैं। तो आनंदी को था कि वो कौन सा जो है धातु जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बताया, सुदर्शन ने बताया, वी यूज़ आयरन मेटल, कि वो आयरन जो है लोहे का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स। वो कह रहे हैं इसके साथ हम हैंडल्स बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं जब भी इसकी ज़रूरत होती है। एडिशनली वी यूज़ कोल इन आवर फर्नेस टू हीट द आयरन। और इसके साथ वो कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। जो साथ में जो फर्नेसेस क्या होती है? भट्टी के अंदर क्या जलाई जाती है? आग। और उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? कोयले से ये फर्नेसेस मतलब भट्टी में आग चलाते हैं और वहाँ पर इनको जो लोहा होता है ना, आयरन, उसको गर्म करना होता है। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस, इट हैज़ बिकम रेड हॉट, ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद द हैमर। सुदर्शन ने यहाँ पे बताया कि वो क्या करते हैं, आयरन को जो है भट्टी में गर्म करते हैं जिससे कि वो लाल हो जाता है, और उसके बाद जो हथौड़े से जो है उसके ऊपर उसको पीटते हैं। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्स व्हाई आर यू पीटिंग इट। आनंदी बड़ी हैरान होती है और पूछती कि आप उसके ऊपर क्यों पीटते हैं। सुदर्शन, आई एम पीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। अब वो कह रहा है कि मैं इसलिए जो है इसको पीटता हूँ ताकि उसको हम एक शेप दे सकें, एक कुल्हाड़ी के रूप में, है ना। आई एम पीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। अगर उसको एक्स बनाना है या कोई और औजार बनाना है तो उसको पहले वो क्या करेगा? गर्म करेगा। गर्म करके वो लोहा लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद उस पर जब जोर से उससे हैमर से मारेगा तो फिर वो उससे अलग अलग औजार जो है वो बनाएगा। आनंदी, वाओ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। मतलब कि जब उसको वो मारता है ऊपर से, जब लोहा गर्म होता है उस पर जोर से मारा जाता है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल एज वेल। क्या हम ऐसा ही सेम दूसरे मेटल के साथ कर सकते हैं? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन। अब आपके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसको हम अब डिटेल में समझते हैं। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल। हम मेटल के साथ और क्या क्या कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी है ना मटेरियल्स की, उनको समझना पड़ेगा। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है 4.1 है। 4.1 का जो फर्स्ट हम समझेंगे ना वो है मेलाबिलिटी। ठीक है, आगे इसको और भी हम समझेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स का। तो मेलाबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे आप अपने बड़ों की सुपरविज़न में करेंगे, चाहे टीचर हो, कोई घर का या बड़ा हो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बोली गई हैं। कलेक्ट सम वेस्ट पीस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन, नेल, पीस ऑफ कोल, पीस साइज लम्प ऑफ सल्फर जो कि गंधक जिसको कहते हैं, एंड द ब्लॉक ऑफ वुड। ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स। आपको याद करना है, जब हमने क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा था ना मटेरियल्स अराउंड अस, तो हमें ये याद करना है कि जो भी हमने ऊपर चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल, पीस ऑफ कोल, पीस साइड ऑफ लम्प और सल्फर, ब्लॉक ऑफ वुड, ये सब चीज़ें जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमें बताना है कि ये जो थे ये सब चीज़ें ये कैसे दिखती थी। क्या ये लस्टर हैं, आर द लस्टर। लस्टर क्या होता है आपको क्लास 6 में बताया था, जिसमें चमक होती है। तो ये सब क्या लस्टर हैं। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, और साथ में ये भी क्या ये इनमें से कौन से हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.1। हमें एक आगे टेबल दे रखी है 4.1, हमने इसमें सब कुछ नोट करना है। ठीक है, कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दिस आइटम वन बाय वन एनी हार्ड सरफेस एंड पीट देम विद हैमर। अब आप हर एक को जो भी अपने ऊपर ये जो हमने सारे लिए हैं ना, आयरन, कॉपर, ये इनको आपने क्या करना है, अब आपने इसको रखना है हार्ड सरफेस पे और इसको ऊपर से हैमर से जो है इसको पीटना है। ठीक है, पीट देम। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। आपको क्या लगता है क्या होगा। डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटन और दे ब्रेक इनटू पीसेस। अब ये तो फ्लैट हो जाएगा या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, क्या होगा, ये हमने जो है रिकॉर्ड करना है टेबल 4.1 में। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है पीस ऑफ कॉपर। ये हमारा लस्टर है या नॉन लस्टर है, हार्ड है, सॉफ्ट होगा। हम इसको जब हैमर से मारेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा या फिर पीस ब्रेक्स इनटू पीसेस या फिर पीसेस में टूट जाएगा। तो सबसे पहले देखो पीस ऑफ कॉपर। अगर हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, आयरन नेल की बात करें, तो ये सभी जो है वो लस्टर होते हैं, इनमें चमक होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लस्टर्स। ठीक है, तो ये सब लस्टर है। और हम देखें कि जो पीस ऑफ कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन नेल है, ये जो लस्टर होते हैं ना ये हार्ड भी होते हैं। ये आपको याद रखना है। जितने भी लस्टर होंगे, जो चमक वाले मेटल्स होंगे, वो सब क्या होंगे, हार्ड होंगे। और जब आप इसके ऊपर हैमर से मारोगे ना तो ये फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लैटन लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये फ्लैट हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन ये क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। लस्टर है इसलिए ये हार्ड भी होते हैं और इनको हैमर से मारने पे फ्लैट हो जाते हैं। अगर हम बात करें पीस ऑफ कोल, लंप ऑफ सल्फर या ब्लॉक ऑफ वुड की बात करें, तो पीस ऑफ कोल जो है वो हमारा लस्टर नहीं है, उसमें चमक नहीं होती है ना, नॉन लस्टर लिख दो यहाँ पे। लंप ऑफ सल्फर ये भी नॉन लस्टर है, इसमें भी चमक नहीं है। ब्लॉक ऑफ वुड इसमें भी चमक नहीं है, नॉन लस्टर है। अब पीस ऑफ कोल क्या होता है, ये हमारा हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार ये बहुत हार्ड होता है और कई बार ये सॉफ्ट होता है। लंप ऑफ सल्फर ये सॉफ्ट होता है, और जो ब्लॉक ऑफ वुड होता है, वुड तो आपको पता है हार्ड होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको बात करें कि अगर हम इसको हैमर से मारते हैं पीस ऑफ कोल को, तो जब पीस ऑफ कोल को मारोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, इसी तरीके से लंप ऑफ सल्फर को जब आप हैमर से मारोगे तो ये भी पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ वुड जो है ना तो वो पीसेस में ब्रेक होता है और ना ही वो फ्लैट होता है। देखो जब आप उसको हैमर से मारते हो ना तो आप ये देखोगे बड़े बड़े उसके ऐसे अलग बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस नहीं होते, छोटे छोटे पीसेस में वो नहीं जाता। उसको अगर आप जहाँ से भी आप उसको हैमर से करोगे तो उतना हिस्सा, एक हिस्सा अलग हो जाता है। तो इसलिए ना वो फ्लैटन होता है और ना ही वो पीसेस में ब्रेक होता है, ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है,
यहाँ पे आपने एनालाइज किया 4.1 में कि जितने भी प्रोडक्ट लस्टर थे जिनमें चमक थी वो हार्ड थे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर लस्टर इन अपीयरेंस एंड हार्ड। वो आपने देखा कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम क्या थे, लस्टर, उनमें चमक भी थी और वो हार्ड भी थे। लस्टर शोन बाय मेटल इन नॉन एज द मेटेलिक लस्टर। अब जो है मेटल जिसमें ये शो करता है कि उसमें चमक है, तो हम उसको मेटेलिक लस्टर से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेटेलिक लस्टर है। मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर नॉन एज मेटल। अब जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है मेटल्स। अगर हम कोल, सल्फर, वुड की बात करें तो ये नॉन लस्टर होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। एंड नॉट एज अ हार्ड एज मेटल, और ना ही ये मेटल के जितने हार्ड होते हैं, ठीक है। अब वुड हार्ड तो होता है लेकिन मेटल के जितना हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हार्ड तो होता है। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, के जितने भी मेटल्स होते हैं हार्ड और सॉलिड होते हैं, नॉट रियली। सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इनटू अ नाइफ। अब जैसे कि उन्होंने बोला कि सभी जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। देयर इज़ वन मेटल, मर्करी, दैट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर विच यू माइट हैव बीन seen in thermometers. Recall the chapter temperature and its measurement from the grade 6 science textbook Curiosity. अब आप वही कह रहे हैं कि जो आपने एक जो ऐसा मेटल है जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कैसे पाया जाता है, लिक्विड होता है बिल्कुल वो रूम टेम्परेचर पे, जो कि हम थर्मामीटर के अंदर भी देखते हैं। जो पहले वाले थर्मामीटर आते थे ना उसमें मरकरी होती थी, तो वो लिक्विड होता है और वो मेटल होता है। Which objects did you find become flat or beaten with a hammer? कौन सा ऑब्जेक्ट है कि आपने देखा कि उसको जब उसको हैमर से मारें तो वो फ्लैट हो जाता है। ऐसे तो आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, और ऊपर हमने कौन सा देखा था यहाँ पे, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है। तो ये वाले सब मेटल्स हैं। उसके बाद देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स सच एज पीस ऑफ कॉपर और आयरन नेल एंड पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन वेयर द ऑब्जेक्ट। देखो इसका आंसर यहीं पे आ गया, ये वाला, ठीक है। विच आर मटीरियल बिहेव डिफरेंटली। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलाबिलिटी। अब ये देखो, ये भी एक डेफिनेशन आ सकती है, आपको डिफाइन आ सकती है, क्वेश्चन में आ सकती है कि मैलाबिलिटी जो है वो क्या है ना, व्हाट इज़ मैलाबिलिटी। तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ से पूरा लिख सकते हो कि जो भी हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पीस ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जब इसको जब बिकम फ्लैट व्हेन, जब इसको पीटा जाता तो फ्लैट हो जाते हैं। वेरियस अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली, लेकिन जब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ तो जो फ्लैट हो जाते हैं, कुछ जो है पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, बाय विच मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अब बिल्कुल जो पतली शीट में हम उसको पीट के जो है बिल्कुल ऐसे थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं, तो उसको जो है मैलाबिलिटी कहा जाता है। मोस्ट मेटल पोसेसेस विद प्रॉपर्टी, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटल शीट्स। अब आप किसी मेटल शीट का एग्जांपल दे सकते हैं। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल। आपने फॉयल पेपर देखा ना जिसमें खाना रैप करते हैं, कुछ स्वीट्स कुछ जो है उस पर लगा होता है। एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। These are formed due to their malleability. Gold and silver are most malleable metals. अब ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये इतना पतला कैसे हो जाता है तो एल्यूमिनियम, उसको पीट के कह लो या मशीन्स में डाल के बिल्कुल उसको एकदम थिन कर देते हैं, बिल्कुल थिन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सी वो क्या है, वो उसके अंदर जो है वो मेलाएबल है। जो मेलाएबल जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड में और सिल्वर में पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ जो स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं ना, जैसे कि बर्फ़ी वगैरह या लड्डू, उसके ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर कलर का एक पेपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर एकदम उस पर पतला सा लगा होता है ना, और कई बार गोल्डन भी लगा होता है। तो किससे बनता है, वो सिल्वर से ही बनता है। उसको इतना ज़्यादा थिन कर दिया जाता है, इतना थिन कर दिया जाता है कि आप उसको जो है वो हम उसको स्वीट्स पे लगा के जो है उसको खाते भी हैं, तो वो मीठा भी हो जाता है, मतलब जैसे मिठाइयों के ऊपर जब लगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला है जो मेलाएबल मेटल है ना वो गोल्ड और सिल्वर है। वो हमने देखा भी है क्योंकि वो स्वीट्स पे लगाया जाता है इतना पतला करके, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो मेलाएबल मेटल है वो है गोल्ड और सिल्वर। एल्यूमिनियम को भी जो है बहुत ही ज़्यादा थिन किया जाता है, जब उसमें हम फूड रैप करते हैं ना तो कितना पतला होता है वो। तो यहाँ पे आपने देखा मेलाएबिलिटी क्या है। अब हम यहाँ पे समझेंगे ब्रिटल। ब्रिटल क्या है? अ पीस ऑफ कोल और लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शोन दिस बिहेवियर, दिस ब्रेक इनटू पीसेस आर सॉल्ड सेड टू बी ब्रिटल। अब हमने देखा कि ऊपर तो जो इतना उसको हैमर से मारते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, थिन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हमने यहाँ पे देखे थे जैसे पीस ऑफ कोल देखा हमने, लंप ऑफ सल्फर देखा, उनका ऐसा बिहेवियर नहीं होता। वो छोटे छोटे पीसीस में जो है वो उनके छोटे छोटे पीसीस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट फ्लैटन। अब वुड जो है ना तो फ्लैट होता है, उसको उसकी वजह हैमर मारो, और ना ही वो पतला शीट के जैसे होता है, और ना ही वो क्या होता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है। तो जो वुड है वो नाइदर मेलाबल और नॉन ब्रिटल है। वुड किसी में भी नहीं आता, ना मेलाबल में आता है ना ब्रिटल में आता है। अब कोल और लंप ऑफ सल्फर किस में आ जाते हैं? ब्रिटल में आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, जो आपने क्लास 6 में सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में आपने पढ़ा था। यू लर्न अबाउट द हड़प्पन्स के बारे में आपने पढ़ा था। दे न्यू हाउ टू यूज़ द मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। आपने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से वो मेटल्स जैसे कि कॉपर और गोल्ड का वो यूज़ करते थे। दे यूज़ दिस मेटल टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट। इनसे वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते थे, जैसे बर्तन बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। However, you would hardly find any evidence of the Harappan using a very prominent metal iron, which you see a lot around you today. अब आपने you would hardly find, बहुत ही कम ऐसे एविडेंस हैं कि जिसमें हमें ये पता चले कि जो हड़प्पन्स थे वो आयरन का जो है लोहे का इस्तेमाल करते थे। ऐसे बहुत कम एविडेंस मिले हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि हम कितना लोहे का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट took a long time before iron was used in day to day activity। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का जो इस्तेमाल है वो डेली की जो हम एक्टिविटीज़ में होने में बहुत उनको टाइम लग जाता है। मतलब कि इसको बहुत टाइम लगा, आयरन को हमारी डेली लाइफ में आने के लिए, जो हम डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, तो इसको बहुत टाइम लगा। हड़प्पन्स के टाइम पे भी यूज़ होता था गोल्ड नहीं, आयरन। हड़प्पन्स के टाइम पे भी आयरन यूज़ होता था, लेकिन उसके कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले। और जैसे हम आज देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो आयरन का यूज़ होता है, तो इसको ना बहुत लंबा टाइम लगा। आयरन को जो हम डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ में जो आयरन आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसको एक बहुत लंबा टाइम लगा। हाउएवर वंस द यूज़ ऑफ आयरन गेन प्रोमिनेंस इन द times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India। हालांकि जब बाद के टाइम में जब लोहे के इस्तेमाल को एक बहुत इम्पोर्टेंस मिली है ना, बहुत उसको प्रमुखता जब मिली ना, तो इसमें भारत की जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, उसके विकास में इसने आयरन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, जो आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूट किया उसने आयरन ने। जब हमारा जो देश जो है, हमारी जो सभ्यता, जब उसमें विकास हो रहा था। फॉर इंस्टेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि लोहा क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रेंथ की वजह से ये एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, जैसे कि प्लग बनाने में, जब खेती बाड़ी के अंदर उसके औजार बनाने में जो लोहा है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे अदा किया। उससे बहुत सारे जो है औजार बनाए गए, मेड फॉर आयरन वेयर मच सुपीरियर ऑफ दोज यूज प्रीवियसली। जबकि पहले की अगर हम देखें तो जो भी इस्तेमाल किया जाता था खेती बाड़ी के लिए, उससे ये बहुत ही ज़्यादा जो था क्या था, बेहतर थे, कहीं बेहतर थे ये। वट कुड बी द पोटेंशियल रीजन्स दैट इट इज़ अ जर्नली कंसिडर्ड दैट कॉपर वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर एज कम्पेयर टू आयरन। ऐसा जो है एक माना जाता है कि कारण क्या हो सकता है कि जो आमतौर पे ये माना जाता है कि जो तांबे की जो खोज है ना, वो लोहे से पहले की गई थी। ऐसा डिस्कवर हुआ, द कॉपर वॉज डिस्कवर अर्लियर इन द कंपेयर टू आयरन, कि आयरन से पहले जो है वो किसकी खोज की गई थी, तांबे की खोज की गई थी। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने मेटल के बारे में पढ़ा। मेटल के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, आयरन देखा, कॉपर देखा, और हमने और भी वुड देखा। वुड हमारे मेटल में तो नहीं आता, लेकिन हमने जो यहाँ पे ब्रिटल थे वो भी हमने देखे, लंप ऑफ सल्फर देखा। तो इन सब से हमें पता चला कि कौन सी चीज़ जो है वो हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है। और पहले के टाइम पे जो हड़प्पन्स के टाइम पे
आयरन का कितना यूज़ था और अब वो कैसे जो है उसका इतना यूज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारी डेली की लाइफ में जो आयरन है, जो लोहा है, उसका इस्तेमाल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब देखो लोहे के बर्तन भी होते हैं, लोहे के औजार भी होते हैं जिससे किसान खेती करते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, उनके लिए औजार नहीं होते, और भी बहुत सारे आप देखोगे ना, बहुत सारे उनसे टूल्स बनने लग गए हैं जो हम अपनी किचन में भी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो ये जो यूज़ है आयरन का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। या आप कह सकते हो मेटल का यूज़ जो है, कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इनके यूज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। 4.1 का जो सेकंड है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? लचकीलापन। ठीक है, जैसे अभी ऊपर हमने हार्ड मेटल्स पढ़े, वो बड़े हार्ड थे और कुछ सॉफ्ट थे, वो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब जिसमें बहुत लचकीलापन होता है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल्स? वायर। You might have seen wires of metals like copper और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल फिटिंग। आपने जो है ना बिजली की फिटिंग में तांबे की और एल्यूमिनियम जैसी जो मेटल्स की जो वायर्स होती है ना, उनको आपने देखा होगा। कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स जैसे कि बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड ऑफ फ्रॉम मेटल वायर्स। अब जैसे कि हमने हमारे जो मेटल्स ऑर्नामेंट्स होते हैं, बैंगल्स होते हैं, नेकलेस होते हैं, जो कानों में हम झुमके पहनते हैं, ये सब भी किससे बने होते हैं? ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर से बने होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, सितार, वायलिन, गिटार। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, इनमें जो तारें लगी होती हैं जिसको हम बजाते हैं, तो वो भी स्ट्रिंग्स जो होती हैं किससे बनती हैं? वो मेटल वायर से बनती हैं वो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन, जिसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। खींच कर जिसको हम तार बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि जिसमें लचकीलापन होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज़ मेनली पोजेस्ड बाय मेटल। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, जो लचकीलापन जो उसका गुण है, वो ज़्यादातर जो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। यानी कि हमने ऊपर देखा कि मेटल को पहले तो मशीन्स में कह लो या हैमर से कह लो, इतना पतला कर दिया जाता है कि उसका जो है अलग तरीके से यूज़ होता है। और इसी मेटल को जो है खींच कर जो है लंबी लंबी पतली पतली तारें बनाई जाती हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होती हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ होती हैं और हमारे ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ होती हैं। तो गोल्ड इज़ सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अब जो यहाँ बताया कि जो गोल्ड है वो बहुत ही डक्टाइल है। दैट 1 ग्राम, 1 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर तक आप उसको लंबी वायर कर सकते हो। अब ये जो डक्टाइल नेचर होता है, इसकी वजह से क्या बन पाता है? हमारा जो टी स्टेनर है वो इसी मेटल वायर से जो है हमारा टी स्टेनर जो है बनता है। देखो इसके अंदर जो जालियाँ होती हैं वो मेटल की होती है ना, और कितनी पतली कितनी बारीक होती हैं ये। तो इसी डक्टाइल नेचर की वजह से ये जो है वो बन पाता है। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कॉल और सल्फर? क्या आपने कभी कॉल और सल्फर की जो वायर्स हैं वो देखी हैं? ऑब्वियसली नॉट, आपने नहीं देखी होगी। वी कैन से दैट कॉल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। हम कह सकते हैं जो कॉल और सल्फर है वो डक्टाइल नहीं है। Do you know that rods made of steel, a mixture of metal iron and not metal carbon, wires can support heavy loads, therefore they are used in suspension bridges and its cranes to lift heavy objects। क्या आप जानते हैं कि do you know that ropes made of steel की जो ये जो रस्सियाँ होती हैं जो स्टील से बनी होती है, जो मिक्सचर होती है मेटल और नॉन मेटल यानी कि आयरन और कार्बन का जो मिक्सर जो वायर्स बनती हैं, कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। ये क्या कर सकती हैं? बहुत हैवी लोड उठा सकती हैं। इसलिए इनसे जो ब्रिजेस हैं ना, इनसे ब्रिजेस बनते हैं, क्रेन्स बनती हैं, ताकि ये हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर 4.1.3 यानी कि 3 पार्ट इसका हम देखते हैं। अब है ये हमारा स्नोरिटी। स्नोरिटी क्या है? हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट, मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे आपके पास कुछ मेटल्स के चीज़ें हैं, जैसे कि स्पून है, प्लेट है, कॉइन है, अगर आप उसको फ्लोर पे ड्रॉप करते हो तब कैसी साउंड आती है? या फिर अगर आप पीस ऑफ कोल यानी कोयले का एक टुकड़ा या एक लकड़ी का टुकड़ा जब आप ड्रॉप करते हो फ्लोर पे तो कैसी साउंड आती है?
ठीक है, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो भी चीज़ ड्रॉप करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है, जो फ्लोर पे आप ड्रॉप करोगे। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट, स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल और ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेने, ये सब चीज़ें लेने के लिए बोला गया है। और आपको क्या करना है, एक एक करके सबको आपने एक थोड़ी सी ऊंचाई से नीचे की तरफ आपने ड्रॉप करना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आपको जो आप चीज़ ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी साउंड में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? जब आप कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, स्पून को ड्रॉप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, प्लेट को ड्रॉप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, लकड़ी के टुकड़े को ड्रॉप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, या कोयले के टुकड़े को ड्रॉप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी? आपने उन सब साउंड्स को नोटिस किया? तो यहाँ पे लिखा है आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। जैसे कि अब यहाँ पे ब्लाइंड दिखा रखा है, तो जैसे जो ब्लाइंड्स भी होते हैं तो अपने पास उनके आपने देखा होगा एक स्टिक होती है, वो जब चलते हैं ना तो आगे ऐसे इस टाइप से वो हिट करते हुए चलते हैं, ताकि वो साउंड से पहचान सके कि आगे जो है मेटल है, वुड है। क्योंकि जब मेटल से हम किसी चीज़ को हिट करते हैं तो उसकी साउंड अलग आती है, और वुड से करते हैं तो अलग आती है, मेटल से करते हैं तो अलग आती है, तो साउंड में डिफरेंस होता है। यू वुड ऑब्जर्व डैट द मेटल स्पून, मेटल कॉइन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, है ना, स्पून में से, कॉइन में से रिंगिंग साउंड आती है, जबकि कोल और वुड में से कैसी आएगी, डल साउंड आएगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड स्नोरिटी एंड मेटल्स आर सेड टू बी स्नोर्स इन द नेचर। अब यहाँ पे लिखा कि जो प्रॉपर्टी है ना मेटल्स की, जैसे जिसमें से रिंगिंग साउंड आते हैं तो वो स्नोरिटी कहते हैं उसको। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर सेड टू बी स्नोर, मेटल्स क्या करते हैं, स्नोर करते हैं इन नेचर। नेचर में से ही देखो, जब हम अगर हम प्लेट से चम्मच को अगर हम आपस में बजा रहे हैं तो साउंड कहाँ से आ रही है, इन साउंड स्नोर इन नेचर। ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज़ ऑल्सो ड्यू टू स्नोरिटी ऑफ मेटल। तो ये कह रहा है कि जो मेरे घुंघरू बजते हैं तो ये भी क्या है, स्नोरिटी ऑफ मेटल। मेटल क्या है ना ये घुंघरू के। और ये कह रही है अब मुझे समझ आया कि जब बेल बजती है स्कूल में, रिंगिंग साउंड होती है जो इस टाइप से बजती है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल होती है ना, लेकिन यहाँ पे कह रही है जब ये बजती है स्कूल बेल ड्यू टू द स्नोरिटी ऑफ मेटल। तो ये भी क्या होता है, मेटल की जो स्नोरिटी है, स्नोरिटी जो है मेटल में, उसकी वजह से ही ये साउंड आती है। अब हमने ये थर्ड देख लिया था स्नोरिटी, अब हम फोर्थ देखेंगे, यानी कि हमने भी साउंड के बारे में सुना कि पढ़ा कि मेटल में से कैसी साउंड आती है, वुड में से कैसी साउंड आती है। अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन ऑफ हीट, 4.1 का जो फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज फॉर कुकिंग इन द किचन। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं, यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल यूज फॉर हीटिंग एंड मेड ऑफ मेटल्स। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो वेसल्स हैं यूज फॉर हीटिंग्स आर मेड ऑफ मेटल, मेटल से बने होते हैं और वो गर्म हो जाते हैं, है ना, हीट हो जाते हैं जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैन यू नेम सम मेटल्स डैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। कुछ मेटल्स के आप नाम बता सकते हैं, जैसे कि हम किचन में आयरन के बर्तन भी यूज़ करते हैं, स्टील के भी यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज फॉर दिस पर्पज़। क्या आपको पता है कि कुकिंग के लिए ये जो है मेटल ही क्यों यूज़ किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट, लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे कुछ हमें बोला गया कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे अपने बड़ों की सुपरविज़न में करोगे, ठीक है। बी केयरफुल हैंडलिंग हॉट वाटर। हॉट वाटर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। एक ग्लास टम्बलर लेना है टेबल पे, आपको पिक्चर पे दिख रहा है। फिल इट विद हॉट वाटर, इसमें हॉट वाटर डालना है आपको। टेक अ मेटल स्पून, एक मेटल का स्पून डाल दो, एक वुड का स्पून डाल दो, ठीक है। दोनों को अच्छे से भिगो दो। इम्बर्स बोथ द स्पून। और इसको जो है आपने लगातार ऐसे ही गर्म पानी के अंदर रखना है और कुछ देर तक आपने ऐसे रखना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आपने नाउ केयरफुली टच द अपर ऑफ द ईच स्पून। अब दोनों का ऊपर वाला हिस्सा आपको टच करना है। एक कौन सा है, मेटल स्पून है, दूसरा है वुड स्पून। कुछ देर आपको गर्म पानी में दोनों स्पून रखने हैं, आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। कुछ देर बाद जब आप उसको टच करोगे तो आप देखोगे कि कौन सा स्पून जो है वो गर्म हुआ है ना। आप ये चीज़ें देखोगे कुछ देर के बाद, कौन सा विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर। What does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons? कौन सा स्पून गर्म हुआ और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है। ये एक्सपेरिमेंट अबाउट हीट ट्रांसफ़र, कि जो हीट है वो स्पून्स में, द टू स्पून्स, कैसे उनके साथ जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको।
यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज़ हॉटर टू टच देन द वुडन स्पून। आप नोटिस करोगे कि जो मेटल का स्पून है ना वो गर्म हो जाएगा, जबकि वुडन का स्पून जो है वो गर्म नहीं होगा। इवन दो वो स्पून्स आर इम्बर्स, जबकि दोनों स्पून को जो पानी में अच्छे से भिगोया गया था, सेम टेम्परेचर में रखा गया था, सेम टाइम तक रखा गया था, लेकिन हमें क्या शो कर रहा है, दिस शो दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून। ये शो कर रहा है कि जो हीट है वो मेटल स्पून के थ्रू जो है, यानी कि मेटल के थ्रू जो है ट्रांसफ़र वो होती है, मेकिंग इट हॉटर, और उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली। अगर इसके बिल्कुल उल्टा देखा जाए तो जो वुडन स्पून है उसमें बिल्कुल भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उसको ट्रांसफ़र हीट पुअरली जो है ना, स्पून ट्रांसफ़र वो पुअरली है, हीट पुअरली है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। In such cases, the transfer of heat from one point to another is called of a material is called conduction, and the material that transfer heat are called conductor. यहाँ पे ये बोला गया है कि इस केस में द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, द ट्रांसफ़र हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो उसको हम कंडक्शन बोलेंगे। और जिस मटेरियल में एंड द मटेरियल ट्रांसफ़र, और जिस मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको कंडक्टर बोलेंगे। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन हमें इससे ये पता चलता है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, वुड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई मोस्टली मेटल्स वेसल आर यूज फॉर कुकिंग। अब हमें पता चला कि ज़्यादातर वेसल जो हैं मेटल के होते हैं जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और जो उनके हैंडल होते हैं आपने देखा होगा वुड के होते हैं ताकि वो गर्म ना हो। हैंडल्स आर मेड विथ कुक और अदर मटेरियल के होते हैं, डू नॉट कंडक्ट हीट, जिसमें कि हीट जो है वो कंडक्ट नहीं होती, मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं होती। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन दिस चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर इन नेचर के बारे में। अब आ जाता है हमारा इसका 4.1 का 5th, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी ध्यान से समझना आपने। हैव यू एवर सीन इलेक्ट्रिशियन यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, क्या आपने देखा कभी ऐसे? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग इट्स हैंडल। किस तरीके का हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस इलेक्ट्रिशियन वियर। आपने नोटिस किया होगा इलेक्ट्रिशियन हमेशा रबड़ के ग्लव्स शूज़ पहन के रखते हैं जब वो काम करते हैं। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। इसके पीछे क्या वजह है। लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। डिज़ाइन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। द कंपोनेंट्स रिपीट द सेम एक्टिविटी। हमने पीछे पढ़ा था ना ये। यूजिंग द मटेरियल लिस्ट बिलो देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2। यू मे कलेक्ट द फ्यू ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने आपको, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन नेल, लम्प ऑफ सल्फर, कॉपर वायर, पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ ड्राई वुड, स्टोन, इरेजर, रबर एंड पीस ऑफ नाइलॉन रॉप। ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इसमें से आप प्रिडिक्ट करो कौन सी चीज़ यूज़ होगी टेस्टर बनाने के लिए। विच ऑफ दिस कुड मेक द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो एंड विच कुड नॉट। किससे जो है बल्ब ग्लो करेगा टेस्टर का, कौन से चीज़ से जो है वो ग्लो नहीं करेगा। या आप खुद पहले यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लो, खुद से आप देखो। उसके बाद इस टेबल में हम नीचे जो हमें दिया गया है इसमें हम देखेंगे। देखो जो पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल है, आयरन नेल है, यहाँ पे ना हमें बताया गया, फिर हम इसको फिल कर सकते हैं ऊपर इजीली। देखो यहाँ पे बताया गया यू माइट ऑब्जर्व डैट ऑब्जेक्ट्स मेड फॉर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है। अब एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, यहाँ पे जहाँ पे भी एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बल्ब ग्लो। आयरन नेल में भी बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप लिख लेना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और जहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया गया, उन्होंने बोला है कि इनसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मेक द बल्ब ग्लो, वेयर सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर एंड नाइलॉन रॉप कुड नॉट मेक इट ग्लो। अब इन सबसे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे लंप ऑफ सल्फर दे रखा है तो यहाँ पे डज नॉट ग्लो, तो वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसे आप नीचे भी लिख लेना, नीचे दे रखा ना स्टोन दे रखा है, इरेजर दे रखा है, ये सब आप नीचे 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 लिखते जाना। और जो ग्लो करेगा उसके आगे लिखना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्लो नहीं करेगा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर
डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल इन एक्टिविटी 4.4? इट इज़ ऑब्जर्व डैट ऑल द मटेरियल्स डैट मेक बल्ब ग्लो आर मेटल। इससे हमें ये पता चला कि जिन जिन चीज़ों से बल्ब ग्लो हो रहा है वो सब क्या हैं, मेटल हैं। ठीक है। मटेरियल्स डैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल ईजली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट इसका उल्टा क्या है, द मटेरियल डैट प्रिवेंट द बल्ब ग्लोइंग बाय नॉट अलाउइंग, और जो नहीं अलाउ करता अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, अब हमें समझ आया दैट द प्लास्टिक कवरिंग ऑन द स्क्रू ड्राइवर एंड द रबर ग्लव प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज दीज मटीरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझ आ गया ना यहाँ पे कि प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर के पीछे और रबर के ग्लव्स क्यों पहनते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और ये सब चीज़ें क्या हैं, रबर और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वी लर्न दैट द मटीरियल आर जनरली हार्ड, लस्टर, मेलाबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल है किस तरीके से एयर में और पानी में जो है बिहेव करता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4.2। 4.1 हमारा कंप्लीट हो गया। 4.2 देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स आयरन। You would have often noticed that iron objects develop brown deposit when left in open for a few days. आपने नोटिस किया होगा जो आयरन की चीज़ें होती है ना, जो आयरन होता है वो कुछ दिनों बाद अगर आप उसको ओपन जगह पे रखते हो ना कुछ दिनों के लिए, तो उसके ऊपर कुछ ब्राउन डिपॉजिट आ जाते हैं। इन विच कंडीशन वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट? कौन सी कंडीशन में आते हैं? व्हेन इट्स कम इनटू कांटेक्ट ड्राई एयर ओनली, जब वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है आयरन तब, या वो पानी के कांटेक्ट में आता है तब, या तो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तब। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। आपको यहाँ पे कुछ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स लेने हैं। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग दैम विच द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। अगर आप पुराने नेल्स लेते हैं यानी कि कीले अगर पुराने लेते हैं तो उसके ऊपर से सैंड पेपर से अगर उसके ऊपर कुछ ब्राउन डिपॉजिट है तो उसको हटा लीजिए। टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल और टेस्ट ट्यूब। या तो आप ड्राई ग्लास ले सकते हो, ड्राई ग्लास बॉटल ले सकते हो, या टेस्ट ट्यूब ले सकते हो विद टाइट फिटिंग कैप और स्टॉपर। उसके ऊपर अच्छे से जो ढक्कन होना चाहिए, उसका कैप होना चाहिए टाइट वाला। उस पर ABC लिख लो, 3 ले लो और उस पर ABC लिख दो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है ABC। उसके बाद टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। 3 आयरन नेल ले लो, उसको धागे से बांध लो। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल A and tighten the cap or stopper. Silica gel makes the air dry. It is substance that is used in small pouches in some medicines, bottles, water bottles, shoe boxes, etc. Keep them dry. आपने देखा होगा ना कई बार वाटर बॉटल घर पे लेके आते हो या शूज़ लेके आते हो, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा जब आप बिल्कुल न्यू वाटर बॉटल लाते हो तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच होता है ना, तो वो सिलिका जेल होता है। वो किस लिए होता है? ताकि जो भी चीज़ हमारी जो बॉटल है या फिर हमें जिस भी चीज़ के अंदर वो पाउच रख के दिया जाता है वो इसलिए ताकि उस चीज़ में मॉइस्चर ना हो जाए। ठीक है, उसमें मॉइस्चर ना आए। तो इसलिए इस बॉटल में जिसमें आप नेल डालोगे धागे से बंधा हुआ, तो उसके अंदर वो सिलिका जेल डाल देना ताकि उस बॉटल के अंदर मॉइस्चर ना आए। तो पहले में तो आपने ये करना ए में। बी में आपने क्या करना है? प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल। बी पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। गरम और ठंडा, यानी कि इसमें थ्रेड, ऑयल, आयरन नेल और वाटर, ये सब चीज़ें डालनी है आपने। टू रिमूव डिजॉल्व ग्लास इनटू अंटिल द आयरन नेल इज़ कम्प्लीटली डिप्ड इन इट। नाउ पोर सम ऑयल from layer over the surface of the water. The layer of the oil and the surface of the water prevent air from the dissolving in the water. Cap the glass water tightly. तो जब आप इसके अंदर डालोगे ना, ये जो नेल डालोगे तो साथ में थ्रेड भी जाएगा अंदर। आपने इसके अंदर नेल डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके ऊपर से आपने ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नाउ पोर सम ऑयल
from a layer over the surface of the water, the layer of oil on the surface of the water prevent the air। यानी कि इसके ऊपर आप देखोगे जो ये पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर जो ऑयल है, इससे क्या प्रिवेंट हो रहा है, इससे जो है ना एयर प्रिवेंट हो रही है फ्रॉम डिज़ोल्विंग इन द वाटर। और ऊपर से जो कि पानी में ही घुली हुई है एयर, ऊपर से ढक्कन को आप बंद कर दो। प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल। अब इसमें भी डालो, इसमें सिर्फ आपको पानी डालना है और कुछ नहीं डालना, ठीक है। उसको नेल को अच्छे से आपने आधा पूरा नहीं, आधा आपने इसमें डिप कर देना है और ऊपर से आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर। अब इसमें क्या है, ये पानी और एयर के कांटेक्ट में आ चुका है नेल, ठीक है। प्लेस द ग्लास बॉटल अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्व द चेंज। 8 से 10 दिन के बाद आप देखो इनके अंदर क्या चेंज आता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, टेबल 4.3। जो भी इन तीनों के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम टेबल 4.3 में यहाँ पर फिल करेंगे। इसको फिल करने से पहले यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया इसके बारे में, व्हाट कैन यू कंक्लूड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। आप किस निर्णय पे पहुँचते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट द आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। यानी कि हम इसमें ये नोटिस करेंगे जो बॉटल ए और बी है उसके ऊपर कुछ भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं आया। व्हाट डज़ द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इससे हमें क्या पता चलता है। दिस इंडिकेट दैट, ये हमें ये बताता है कि जो ब्राउन डिपॉजिट हैं और declaration on the iron nails do not develop when the iron nail is kept in the dry air alone bottle A or water alone bottle B. However, in the glass bottle C, the iron nail show the presence of brown deposit. This is indicate that the presence of both water and air essential for these deposit to develop. अब देखो उसको समझ लो अच्छे से, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी लोहे की चीज़ है, ठीक है, अगर हमारी वो बाहर रह जाती है या छत पे रह जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एक एयर होती है, हवा होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसके साथ अगर मान लो बारिश पड़ रही है, बारिश पे आ रही है और रेनी सीज़न है, तो बारिश आई और चली गई और उस पर जो भी लोहे की चीज़ आपने छत पे रखी हुई है वो पड़ी हुई है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वो गीली हो रही है वो चीज़, उस पर हवा भी लग रही है, तो आप देखोगे उसके ऊपर ना ब्राउन डिपॉजिट आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जंग लगना, हिंदी में बोलते हैं कि उस पर जंग लग जाएगा। तो वो कैसे हुआ, पानी और एयर जब दोनों चीज़ें उसकी कांटेक्ट में आई तब। जबकि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट वाले में सिर्फ क्या था, एयर थी, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें हमने ऑयल भी डाला था और एयर भी थी और पानी भी था। अब एक चीज़ और कि हम किसी भी चीज़ पे अगर आयरन चीज़ को अगर हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट में ऑयल भी होता है, तो उसके ऊपर ना फिर वो जंग नहीं लगता। तो देखो इसमें यही हुआ था, हमने ऑयल भी डाल दिया था जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगा। लेकिन जिसमें सिर्फ हमने पानी डाला, तो पानी और हवा सिर्फ जब नेल के कांटेक्ट में आए तो वहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट आ गया, जंग लग गया। इसी तरीके से और भी मेटल्स होते हैं जिनको आप खुले में रखोगे ना, जहाँ पे उनके पास पानी और हवा दोनों चीज़ें होंगी, तो वो भी रंग अपना बदल लेती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। यानी कि कॉपर हमारा क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है। ग्रेजुअल deterioration of metal surface caused by air, water or other substance is known as corrosion. अब corrosion मतलब होता है जंग। तो ये क्या है, जो मेटल है हमने ऊपर पढ़ा वो उस पर ब्राउन डिपॉजिट आ जाते हैं, कॉपर पे ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, तो ये सब क्या है, ये जंग लग जाते हैं, ठीक है। इन मेटल्स के ऊपर जो मेटल की सरफेस है वो हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में जब आते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। डू यू नो डैट रस्टिंग ऑफ आयरन इन द सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। क्या आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना हमारी कंट्री में बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। बहुत पैसा लगता है हर साल, डैमेज जो हो जाती हैं आयरन की चीज़ें उनको दोबारा से ठीक करने में, रिपेयर करने में, रिप्लेस करने में बहुत पैसा लगता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द सर्वल मेथड सच एज पेंटिंग। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है यानी कि जंग कैसे लगने से हम बचा सकते हैं,
हम उस पर पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, तो हम उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं उस पर ऑफ जिंक, मेटल और आयरन। वी विल लर्न अबाउट दिस हायर ग्रेड्स। बड़ी क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी समझे तो जो जंग लग जाता है ना लोहे पे, तो आप उसे पेंट लगा सकते हो, आप ऑयल लगा सकते हो, तो फिर आप वो जो है उस पर ग्रीसिंग कर सकते हो, तो फिर उस पर जंग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, फैक्सिनेटिव फैक्ट, द वंडर ऑफ द एंशिएंट इंडियन, यहाँ पे दे मेटलर्जी, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, more than 1600 year ago. It is about the 8 meter high and the weight more than 600 kilometer. What is interesting about this iron pillar in that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust. अब यहाँ पे बोला गया है, इस पिलर को आप देखिए, ये लोहे का बना हुआ, इससे बहुत सी बारिश, आंधी या कह सकते हो हवाएं चली, अलग अलग तरह का मौसम आया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ। इट हैज़ बेयरली एनी रस्ट, इस पर कोई जंग नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इज resist रस्टिंग। दिस टेल अस अबाउट द सिल्क दैट वेयर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से बनाया गया है कि ये जंग लगने से बच सके। इसको बनाया ही ऐसा है कि इस पर जंग नहीं लगेगा कभी भी। तो इससे ना हमें इंडिया के किस बारे में पता चलता है, इससे हमें इंडिया के मेटल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 4.3। अब यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे एयर, वाटर एंड अदर मेटल्स। अभी तो हमने सिर्फ एयर और वाटर का देखा था ना कि पानी में और हवा में मेटल्स का क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन एयर, मेटल ऑन अदर मेटल्स, दूसरे मेटल के साथ भी क्या इफेक्ट होता है वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया कि आपको ना आई ग्लासेस जो हैं वो पहनने हैं अपनी आईज़ की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। अब यहाँ पे रिबन की बात हो रही है, ये वो रिबन नहीं जो हम अपने बालों में लगाते हैं, ठीक है, ये उस रिबन की बात नहीं हो रही, ये मैग्नीशियम रिबन है जो कि हमें 3-4 सेंटीमीटर लेना है, इतना लंबा लेना है, और उसको ना रब कर लेना अच्छे से, इसको साफ़ कर लेना, किससे, सैंड पेपर से। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, और उसको इस तरीके से टोंग से, चिमटे से आपने पकड़ना है। और इसको आपने क्या करना है, जो लैंप है, ये अब लैंप देख रहे हो, लैंप, ये इसके अंदर स्पिरिट है जिससे लैंप जल रही है, इसके ऊपर आपने इसको टोंग को, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर रखना है। तो उसमें जो फ्लेम निकलेगी उससे क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न करेगा, जलेगा ये। ठीक है, लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको यहाँ दिख रहा है कुछ, यहाँ पे आपको स्मोक दिख रहा है ना, इसमें से जो फ्लेम में से धुआं जो निकल रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। इसमें से कौन सी फ्लेम निकल रही है, वाइट फ्लेम, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, जो कि किस में चेंज कर रही है इसको, वाइट पाउडर में। देखो नीचे ये एक ग्लास नीचे रखा हुआ है, कलेक्टेड ऑन वॉच ग्लास, इस ग्लास पे, दिस इज पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पे क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, उसको बर्न किया गया है। जब उसको बर्न कर रहे थे तो उसकी जो फ्लेम थी वो वाइट निकल रही है, और जो वाइट फ्लेम निकल रही है जिससे क्या बन रहा है, वाइट पाउडर जो है वो बन रहा है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब ये कैसे बन रहा है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है कि जो हमारी एयर में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से ये जो है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से जो है ये हमारा रिबन में से क्या बन रहा है, फ्लेम निकल रही है और वाइट पाउडर बन रहा है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर ऑन दिस वाइट पाउडर। तो आपने वाइट पाउडर के ऊपर क्या करना है, कुछ गर्म पानी की बूंदें डालनी है, उसके बाद उसको हिलाना है। स्टेर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर, और इसका नेचर चेक करना है। नेचर चेक करने का मतलब कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। कौन सा इसका नेचर, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, हमने रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हमें पता लगाना है कि जो वाइट पाउडर है इसका क्या नेचर है, एसिडिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमने लिटमस पेपर लिया था उसी के थ्रू चेक करेंगे। तो व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर,
यू वुड ऑब्जर्व डैट इट्स चेंज द कलर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो वाइट पाउडर है ये इसका जो नेचर है वो बेसिक है, ठीक है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं उनका जो नेचर होता है ना वो बेसिक होता है। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इसके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। डू यू नो दैट सोडियम इज़ अ मेटल विच इज़ स्टोर इन किरोसिन। क्या आपको पता है जो सोडियम है वो एक मेटल है जिसको किरोसिन में स्टोर किया जाता है। बिकॉज इट्स रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। कौन रिएक्ट करता है? सोडियम। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन, और जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। स्टोरिंग सोडियम इन किरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, इसलिए इसको किरोसिन में जो है इसको स्टोर किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने से बचा जा सके। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या नेचर होता है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, इनका क्या नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि लेट अस नो डिस्कस सम सब्सटेंसेस डू नॉट हैव बिहेव लाइक मेटल्स। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते। सब्सटेंसेस डेट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल, अब ऐसे हम मेटल्स पढ़ेंगे जो एयर और पानी के अंदर अलग तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं। अब ये भी जो है आपको इसमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट है, तो दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन अ फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया, मतलब कि आपको खुली जगह पर ये एक्टिविटी करनी है। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस गैसेस, जो सल्फर है उसको जब जलाते हैं तो गैसेस उसमें से निकलती हैं विच कैन बी हार्मफुल इफ़ इनहेल्ड, अगर आप उनको अंदर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए खुली जगह पर करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डीफ्लेग्रेटिंग स्पून। अब डीफ्लेग्रेटिंग स्पून इस टाइप का होता है, ये देखो ऐसा, नीचे से छोटा ऊपर से इतनी लंबी, जो इसकी डंडी टाइप आप कह लो, हैंडल कह लो, जो इसको जिससे हम पकड़ते हैं, इस टाइप से होता है। इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल मेटल स्पून यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू सेफ्टी हीट एंड बर्न सब्सटेंस। ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पे यूज़ होता है ताकि इससे हीट और बर्न से बचने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो इन्होंने इस तरीके से एक तरीका बताया हुआ बनाने का। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए मेटेलिक कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल की, एनी बॉटल, रैप अ मेटेलिक वायर, उसके ऊपर इस टाइप से मेटेलिक वायर को आप लगा सकते हैं अराउंड इट एंड गिव इट शेप ऑफ एज शोन, और इसको एक इस टाइप की जो है एक स्पून की शेप दे सकते हैं। हीट इट ऑन अ फ्लेम, इसको क्या करना है? गर्म करना है। फ्लेम के ऊपर इसको हीट करना है, गर्म करना है। एंड एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही जो सल्फर स्टार्ट होगा जलना, बर्न करना स्टार्ट होगा, तो इंट्रोड्यूस द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून जो है उसको आपने एक जार में डाल देना, ऐसे, ठीक है। इस टाइप से आप इसको जार में डाल दोगे। जार जो है ना ग्लास का होना चाहिए, ग्लास टम्बलर या जार में आप इसको डाल दोगे और ऊपर से आप इसको क्या करोगे? कवर कर दोगे ऐसे। ध्यान रखना है कि जो उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है ना वो बाहर ना निकले कहीं से भी। और 3-4 मिनट के बाद आप क्या करोगे? इसका ढक्कन हटा दोगे, लिड इसका हटा दोगे, टेक आउट द, और जो इसके अंदर स्पून है ना वो भी आप बाहर निकाल दोगे। वो निकालने के बाद आपने क्या करना है? इसमें कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू ग्लास जार, इसमें कुछ क्वांटिटी पानी डालना है और फटाफट से इसके ऊपर क्विकली इस पर फिर से आपने लिड लगा देना और इसको ज़ोर से आपने शेक करना है, ठीक है, सो डैट जो इसके अंदर गैस थी वो डिज़ोल्व हो जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, जो हमने पीछे एक चैप्टर 2 पढ़ा था। यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर, अब हम किसी एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे हमने बनाया है, चेक वेदर सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर द ग्लास जार इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। अब ये जो ग्लास जार है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आप इसको व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो जो इसमें सॉल्यूशन है, यानी कि अभी ग्लास जार जो है क्या है? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू वुड ऑब्जर्व डैट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एसिडिक इन नेचर है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, जो कि सल्फर जैसे ऊपर बर्न किया गया था
उसको जब हवा में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसमें बनती है। ठीक है, ऑन सल्फर इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इस फॉर्म बनती है। ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फर एक्सिड इस फॉर्म। और जब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो फिर सल्फर एसिड जो है वो बनता है। ठीक है, डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल। अब सल्फर भी वैसा ही बिहेव करता है पानी में जैसे कि मेटल करते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं आगे। टेक सम सल्फर पाउडर आपको लेना है एक ग्लास टम्बलर में, उसके अंदर कुछ अमाउंट आपने पानी का ऐड कर देना है। तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू मे हैव नोटिस डैट देर इज़ अ नो रिएक्शन। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। व्हेन सल्फर इज़ प्लेस्ड इन वाटर, जब आपने सल्फर को पानी के साथ मिक्स किया तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था ना, डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल। अब मेटल का क्या होता था, जब आप उसको पानी के साथ आप रखते थे, जैसे कि आयरन की बात करें तो उस पर क्या आ जाते थे, उस पर जो है ब्राउन कलर के उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता था ना, यानी कि जो उसके ऊपर जंग लग जाता था। ठीक है, तो मेटल तो रिएक्ट करता है पानी के साथ, मतलब कि रस्टिंग हो जाता था वो। तो मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर भी हमने देखा था ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि उसका उसमें पानी के साथ कोई भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा। तो सब्सटेंस लाइक जो, जैसे कि यहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस की बात हो रही है, जो सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली, ये जो है पानी और हवा के साथ अलग बिहेव करते हैं। जैसे मेटल बिहेव करते हैं पानी और हवा के साथ, वैसे सल्फर और फॉस्फोरस नहीं करते। फॉस्फोरस इज स्टोर इन वाटर, फॉस्फोरस को पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। अगर इसको एटमॉस्फेयर के अंदर ले आएँ, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, तो ये इसमें आग लग जाती है। फायर मतलब कि आग लग जाती है किसमें, फॉस्फोरस में, इसलिए इसको पानी में स्टोर करके रखते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर यूजली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। और जो सल्फर और फॉस्फोरस की यहाँ पे बात हो रही है, ये कैसे हैं, सॉफ्ट और डल होते हैं। जबकि जो मेटल थे वो कहते हैं लस्टर होते थे, हार्ड होते थे। तो ये सॉफ्ट और डल होते हैं। दे आर नाइदर मेलेबल, ना तो ये मेलेबल है, नॉट डक्टाइल, ना ही डक्टाइल है, नॉट स्नोर्स, ना ही ये स्नोर्स है, इनमें कोई आवाज़ भी नहीं आती। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ना इनमें हीट जनरेट होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल, इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। देयर ऑक्साइड्स आर एसिड इन नेचर, और जो इनका ऑक्साइड होता है यानी कि जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सम अदर नॉन मेटल्स। कुछ और भी नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक। तो ये जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये जो जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, रबर एंड पेपर हैं, दीज मटेरियल आर नॉट क्लासीफाइड एज मेटल और नॉन मेटल। इनको तो ना जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, तो ये क्या है, ऐसे मटेरियल नॉट क्लासीफाइड, ना तो एज मेटल ना ही ये नॉन मेटल, बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। अब मेटल और नॉन मेटल में कुछ ऐसी सब कैटेगरीज होती हैं उनके सब्सटेंस में जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जो एलिमेंट है सब्सटेंस में, जो सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस में। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नॉन। अब कितने एलिमेंट्स के बारे में जाना जाता है, प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं सभी मैटर्स का। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, तो उनका जो एलिमेंट कितने हैं, 118 हैं। जितने उतनी ही चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है चीज़ों को बनाने का। सम आर नेचुरली ऑकरिंग, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ जो हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक आर्टिफिशियल है, और रबर नहीं, ये प्लास्टिक जो हमारा आर्टिफिशियल में आ जाता है ना। तो कुछ नेचुरली होते हैं और कुछ जो हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अभी नेचर में तो नहीं होता प्लास्टिक,
यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट इन हायर ग्रेड। अब बड़ी क्लास में हम एलिमेंट्स के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। 4.5 है आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो एवरीडे की जो लाइफ है उनमें नॉन मेटल्स जो है कि ज़रूरी होते हैं। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज टू देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सच एज देयर लस्टर नेचर। अब आप डेली लाइफ में देखोगे कि हमारे आसपास हम डेली जो है ना बहुत सारे मेटल्स का जो यूज़ जो है हम करते हैं। अब जैसे कि देखें तो उनमें एक चमक होती है ना, लस्टर, उनका जो नेचर है उनका उनकी प्रॉपर्टी में ही मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसमें चमक होती है, हीट होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें जनरेट होती है और उसकी बड़ी ही हाई स्ट्रेंथ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं मेटल्स। हाउएवर दिस शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन इन योर माइंड एंड नॉन मेटल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं होते, वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये हम तो उसमें सांस ले रहे हैं, तो कितनी ज़रूरी है वो हमारे लिए, विच इज़ अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है। एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, और इसके बिना तो हम जी नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? क्या आप ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन का कोई और यूज़ भी है? कार्बन इज़ एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, कार्बन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर्म, क्योंकि ये हमारी जीवन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तभी तो ऑक्सीजन लेते हैं। इट इज़ अ की कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। अब ये क्या है, ये की कॉम्पोनेंट है किसका, प्रोटीन का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज इज इन द मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्लोरीन एंड नॉन मेटल्स कॉमनली यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। अगर क्लोरीन की बात करें, ये भी नॉन मेटल है जो कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे घर में फ़िल्टर लगे होते हैं ना, आरओ या और फिल्टर, उनमें क्लोरीन होता है जिससे कि पानी जो है वो प्यूरिफाई होता है। अगर हम सोडियम और आयोडीन नॉन मेटल, अब सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन जो क्या है वो भी एक नॉन मेटल है, इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अब ये जो वुंड मतलब जो चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसमें ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। आगे देखिए साइंस एंड सोसाइटी। डू यू नो मैनी मेटल्स आर देयर, ऑल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेली यूज़ एंड एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। मेटल्स भी हमारे डेली चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि औजार बनाने के लिए, बर्तनों के लिए। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री में जो मेटल्स यूज़ होता है। सम स्पेशल मेटल आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी, एरोस्पेस एक्सेट्रा। मतलब इन सब चीज़ों में अगर आप देखो तो आयरन का ही यूज़ होता है, आयरन नहीं, मेटल का यूज़ होता है। इन इंडिया में मैनी मेटल, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, स्पेशली आयरन, एल्यूमिनियम आर रिसाइकिल, जिनको रिसाइकिल किया जाता है टू मिनिमाइज वेस्ट, ताकि कम से कम जो है इसका वेस्ट हो एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी, और ये इसका जो है इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। एक स्थिरता में मतलब ये योगदान के लिए इसका जो है कम से कम ये किया जाता है कि इसका जो है ना ज़्यादा मतलब वेस्ट ना हो, इसका कोई कचरा ना बने मेटल्स का, तो इसलिए इसको रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। आगे इन अ नटशेल में वही है जो हमने पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल कैसे अलग है, अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से अलग अलग है वो। जर्नली मेटल आर लस्टर एंड वेयर्स नॉट मेटल आर नॉन लस्टर। क्या होता है, मेटल लस्टर और नॉन मेटल नॉन लस्टर होते हैं। मेटल आर जर्नली मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जर्नली पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स, और ये नेचर जो होता है मेटल्स का वो बेसिक होता है, जबकि जो नॉन मेटल रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। जर्नली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल गेट डैमेज
व्हेन एक्सपोज्ड मॉइस्ट एयर, जब मेटल जो है वो डैमेज हो जाता है, जब उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर एयर जो आ जाती है ना, तो फिर वो एंड द प्रोसेस इज नोन एंड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग। ठीक है, जैसे उसमें हवा पानी ऐसा लगता है तो उसमें क्या लग जाता है? फिर वो जंग लग जाता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू।